अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। थोड़ा सा रमज़ान की वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ। मसरूफियत ज़्यादा है और आपको अंदाज़ा है सबको कि रमज़ान में थोड़ी सी मसरूफियत ज़्यादा हो जाती है, तो और बाकी चीज़ें जो हैं वो थोड़ा पीछे चली जाती हैं। लेकिन कुछ अभी ऐसा हो रहा है काफ़ी दिन से कि मेरे पास काफ़ी लोगों के मैसेज आए कि मार्केट में क्या चल रहा है, क्या करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, और अभी जो मार्केट की सिचुएशन है उसके हिसाब से हमें आगे हमारा क्या आउटलुक होना चाहिए। तो मैंने सोचा लाओ एक छोटी सी 5-10 मिनट की वीडियो बना देता हूं ताकि हमें क्लैरिटी आ जाए, खास तौर से उन लोगों को जो एकदम नए हैं और उनको आइडिया नहीं है कि भाई ये मार्केट अचानक से कैसे गिर गई और क्या होता है, ऐसा क्यों होता है। खास तौर से वो लोग जिन्होंने इस तरीके की मार्केट का गिरना पहली बार देखा है, कोविड वाले जो ट्रेडर हैं जिन्होंने 2020 में शुरुआत करी थी अपनी ट्रेडिंग की, इन्वेस्टमेंट लाइफ की, तो उनके लिए मैंने सोचा लाओ एक वीडियो बना देता हूं तो इंशाल्लाह क्लैरिटी आ जाएगी। तो टॉपिक हमारा वही है, व्हाट टू डू इन करंट मार्केट सिनेरियो। आजकल की मार्केट में क्या करें। तो शुरुआत करते हैं डिस्क्लेमर के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिस्क्लेमर हमारा वही है, आप एक बार पढ़ लीजिए। मैं पॉज लेता हूँ। ओके, तो डिस्क्लेमर हमारा वही है कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं, मैं इनफैक्ट कोई एनालिस्ट ही नहीं हूं, मैंने कोई फॉर्मल एजुकेशन फाइनेंस की नहीं ली है और मैं आप लोगों के साथ अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। मेरी किसी भी रिकमेंडेशन को आप या डिस्कशन को बाय सेल रिकमेंडेशन ना समझें। जहां से आपको नॉलेज मिले वो आप लेने की कोशिश करें। ओके, तो अब टॉपिक पे बात करते हैं। तो हमें ये समझना होगा कि मार्केट क्यों गिरी, ताकि हमें ये अंदाजा हो कि हमें क्या करना चाहिए। मतलब इसको अगर आप देखेंगे तो इसको कहते हैं रूट कॉज एनालिसिस, एक वर्ड इसके लिए यूज होता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। तो वो हमें करना होगा कि जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि बीमारी क्या है तब तक आप इलाज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसकी शुरुआत जो हुई थी, अगर आप इसके सीक्वेंस की बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी ईडी की रेड से। तो ईडी ने एक रेड करी थी दुबई बेस्ड हवाला ऑपरेटर के यहाँ पर, और वहां पर ये पाया गया कि उन्होंने जो दुबई बेस्ड हवाला ऑपरेटर थे, उन्होंने बहुत सारी कंपनीज में इन्वेस्ट किया था और जिनके शेयर बहुत तेजी के साथ भागे थे। तो उसका ये कॉन्क्लूजन निकाला गया कि भाई ईडी की रेड हुई है और उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा था और शेयर जो हैं ऊपर की तरफ भागे हैं, तो इसका मतलब हो सकता है कि भाई प्रोमोटर ग्रुप जो है वो इन्वॉल्व हो। ठीक है, काफी अच्छे अच्छे शेयर थे जो उसमें उन जिनका नाम उसमें सामने सामने आया था। अगर आप गूगल करेंगे तो आपको उन शेयर के नाम भी मिल जाएंगे, आपको दुबई बेस हवाला ऑपरेटर के भी का भी नाम मिल जाएगा, कितना परसेंट स्टेक था वो भी मिल जाएगा। ये सारी डिटेल गूगल पे अवेलेबल है, मैं किसी का नाम लेके अननेसेसरी कोई बात नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है, तो जब ईडी की रेड हुई और उन शेयर का नाम आया कि इन्होंने जो दुबई बेस्ड ऑपरेटर हैं उन्होंने इन शेयर्स के अंदर अपना स्टेक लिया था, तो एक उन शेयर्स की एक निगेटिव इमेज बनी और एक मार्केट सेंटीमेंट जो है वो क्या कहना चाहिए, निगेटिव क्रिएट हुआ। और उसका जो इम्पैक्ट है वो सबसे ज्यादा तो उन शेयर पे पड़ा कि जिनके अंदर उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ था। ठीक है, नंबर एक। नंबर दो, ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट खास तौर से मिड कैप जो है वो गिरना शुरू हो गया। अब ये तो पहला ट्रिगर था। दूसरा ट्रिगर जो था वो हमारा क्या कहना चाहिए, सेबी चीफ की तरफ से आया। तो सेबी चीफ ने ये कहा कि भाई ये अलग इवेंट है, दोनों अलग अलग है, इनको आप मिला के ना देखें। तो दूसरा जो था वो सेबी चीफ की तरफ से आया और सेबी चीफ ने ये कहा कि भाई मार्केट में बबल है। मतलब उन्होंने बोला मार्केट में एक वैल्यूएशन का फ्रोथ क्रिएट हो गया, यानी कि झाग बन गए, मतलब बबल टाइप एक क्रिएशन बन गई है
और जिसकी वजह से थोड़ा सा इन्वेस्टर को कॉशियस रहना चाहिए। ये दूसरा स्टेटमेंट था। तो जब किसी रेस्पॉन्सिबल पर्सन की तरफ से इस तरीके का स्टेटमेंट आता है तो जो इन्वेस्टर कम्युनिटी होती है उसको निगेटिव लेती है, और वो कहते हैं ना कि भाई ईडी की रेड वाला मामला ऑलरेडी चल रहा था, उसके एक दो दिन के अंदर ये स्टेटमेंट आ गया तो वो जले पे नमक छिड़क दिया गया। अब जले पे नमक छिड़क दिया गया तो ये मामला थोड़ा सा और गहरा गया, और जो शेयर उस हवाला वाले से इंपैक्ट नहीं हुए थे, खासतौर से मिड कैप और स्मॉल कैप, वो शेयर भी इंपैक्ट हो गया, उसमें लोअर सर्किट लगने शुरू हो गए। तीसरी चीज जो थी, जो इससे रिलेटेड थी, वो थी कि एक सेबी ने बोला उनको, म्यूचुअल फंड वालों को, खास तौर से जो मिड कैप या स्मॉल कैप के म्यूचुअल फंड थे, उनको बोला कि आप एक स्ट्रेस टेस्ट कंडक्ट करो, जिसमें आप ये देखो कि अगर मान लो कल को जो म्यूचुअल फंड के शेयर होल्डर है या जो म्यूचुअल फंड के यूनिट होल्डर हैं, वो अगर अपना पैसा वापस लेते हैं, और वो पैसा वापस लेते हैं, तो आप उनको वापस देने की कैपेसिटी में है कि नहीं है। ऐसा ना हो कि आप लॉस ऑफ कैश हो जाए, मतलब रिडम्पशन करने के बाद आप पैसा ना दे पाए। तो तीसरा ट्रिगर जो था वो ये था। इसके बाद जो अगले दो ट्रिगर है वो इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दे एक्चुअली कम इनटू एक्सटर्नल फैक्टर। तो उसमें जो था वो पहला था कि सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया इलेक्टोरल बोर्ड में, उसमें बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज का नाम आया। अब निगेटिव है या पॉजिटिव है ये एक अलग चीज है, वो सही है या गलत है एक अलग चीज है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, हम इन्वेस्टर है। इंपॉर्टेंट क्या है वो ये है कि किसी एक पार्टी का नाम आता है और किसी एक कंपनी का नाम आता है, और वो दोनों जो एक दूसरे से लिंक होते हैं, तो लोगों की इमेज जो है ना वो ये बनती है कि भाई ये पार्टी ने या फिर इस कंपनी ने कुछ गलत काम किया है। वो एक निगेटिव सेंटीमेंट बनता है, जिसकी वजह से कुछ खास कंपनियों के शेयर गिरे। ठीक है। और लास्ट का जो पॉइंट था वो था जनरल इलेक्शन टाइम। मतलब इलेक्शन का टाइम होता है ऐसा कि हमारे पास एक ऐसी गवर्नमेंट है जो पिछले 10 साल से चल रही है, तो यू नेवर नो कौन सी सरकार आए इलेक्शन के बाद। ये जब तक पता नहीं चलेगा तब तक हम मतलब एक डिसिसिव कमेंट नहीं कर सकते कि भाई ये सरकार आएगी। और अगर मान लो सरकार चेंज होती है तो जाहिर सी बात है पिछले 10 साल से जो डिसीजन चल रहे थे उनमें कुछ चेंजेस होने की पॉसिबिलिटी है। ये सरकार अगर चेंज नहीं होती है तो जब तक नई सरकार नहीं बनती है तब तक एक अनडिसिसिव जो है वो कंडीशन बनी रहेगी। तो ये मैंने खैर बहुत पहले आप लोगों को बताया था, शायद दिसंबर जनवरी में मैंने बताया था कि इलेक्शन का टाइम है अब से लेके और इलेक्शन तक जो हमें बहुत ज्यादा केयरफुल रहना है, मार्केट में कैश की पोजीशन क्रिएट करना है या फिर हमें अपने हिसाब से रिस्क रिवार्ड को लेके चलना है। तो ये बेसिकली 5 एलिमेंट्स थे जिनकी वजह से मार्केट जो है वो गिरी। अब अगर आप मार्केट का मूविंग फॉरवर्ड देखते हैं अंटिल इलेक्शन, मतलब इलेक्शन का मतलब जून का फर्स्ट वीक शायद हमारे रिजल्ट आ रहे हैं, तो जब तक वो रिजल्ट नहीं आएंगे आप ये समझिए कि मार्केट में चाहे 500 पॉइंट ऊपर हो और चाहे 500 पॉइंट नीचे हो, ये चलता रहेगा। आपको कोई भी पोजीशन जो है वो ये सोच के नहीं लेनी है कि भाई ये क्या हो रहा है। बुल बेयर ये सब आपको सोशल मीडिया पे यूट्यूब पे बहुत कुछ सुनने को मिलता है, वो सब चलता रहता है, बट ओवरऑल कंडीशन जो है वो आपके सामने एकदम क्लियर है कि ये जून तक कम से कम आने वाले 2 महीने और चलने वाला है। ठीक है। तो अब हमें क्या करना चाहिए ये हमारा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो टेक्निकल वाले आपके शेयर हैं जो आप टेक्निकल बेसिस पे लेते हो, चाहे वो 1226 पे लेते हो या मैक 21P पे लेते हो, ये दोनों मेरी स्ट्रेटजी हैं जो मैंने अपने चैनल पर बताई हैं। आप इन दोनों में से किसी पे भी लेते हो, दोनों स्ट्रेटजी में मैंने न सिर्फ प्रॉफिट डिफाइन किया है, मैंने स्टॉप लॉस भी बता रखे हैं कि आपको स्टॉप लॉस कहां बुक करना है। ठीक है। तो आप स्टॉप लॉस बुक करें, बिल्कुल भी ये ना सोचें कि स्टॉप लॉस नहीं बुक करना है। अगर आपको लगता है कि स्टॉप लॉस के आसपास कहीं सपोर्ट है तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर लीजिए कि शार्प फॉल अगर आए तो आप अपना आप को बचा के रखें। एक चीज मैं बहुत इंपॉर्टेंट आपको बता दूं, ऐसी मार्केट में जीटीटी लगाकर या एएमओ लगाकर रखना जो है वो बेवकूफी है।
गिरता है और उठ जाता है। मेरी इन दोनों स्ट्रेटजी में मैंने क्लोजिंग बेसिस पे आपको दे रखा है, उसी हिसाब से आपको डिसीजन लेना है। आप बिल्कुल भी अपना दिमाग लगा के जीटीटी ना लगाएं। सुबह में पता चला प्राइस 100 था, उसके बाद गिर के 80 हो गया और शाम में प्राइस जो था वो 110 हो गया। ये इस तरीके की वोलेटाइल मार्केट में बहुत ज्यादा कॉमन होता है। तो आप उस तरीके से अपने स्टॉप लॉस, सपोर्ट, रेजिस्टेंस का बहुत अच्छे से ख्याल रखें, ठीक है। बाकी इसके अलावा जो आप कोई और स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं तो उस हिसाब से भी आप यही करें कि भाई जो भी आपका स्टॉप लॉस है उस स्ट्रेटजी का आप उसको फॉलो करें। तो टेक्निकल के लिए तो ये है। अब आता है इन्वेस्टमेंट। तो देखो, मैं इन्वेस्टमेंट के बारे में मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है अपनी वर्कशॉप में, जो मल्टी बैगर वर्कशॉप थी मेरी 3 दिन की, जिसकी वीडियो अवेलेबल है इसी चैनल पे। मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि इन्वेस्टमेंट का एक्सटर्नल फैक्टर से बहुत ज्यादा रिलेशनशिप नहीं है। आप कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, देखो सरकार किसी की आए, चाहे बीजेपी की आए, चाहे कांग्रेस की आए, चाहे थर्ड पार्टी की आए, किसी की आए, इंडिया की स्टोरी खत्म होने वाली नहीं है। इंडिया 1947 से जो स्टोरी चल रही है ये चलती रहेगी। और उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि हमारे पास जो ब्रेन है, हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है, और हमारे पास जो कंज्यूमर हैं, नंबर ऑफ कंज्यूमर है वो बहुत है। हमारे पास बहुत पैसा है। सबसे बड़ा रीजन जो है वो उसका ये है। 2-2 रुपए करके भी अगर आप इकट्ठा करोगे तो आप सोच लो 140 करोड़ कितना इकट्ठा कर सकते हैं। और दुनिया में तो मतलब हमारी कोई मतलब आपको पता है कि वी स्टैंड कंप्लीटली आउट, वी आर डिफरेंट। मतलब यू शुड बी प्राउड कि हम बीइंग एन इंडियन लोग हमसे जलते हैं। हमारी स्टोरी एकदम अलग है जो खत्म होने वाली नहीं है, चाहे कोई भी पार्टी आए। मैं मतलब बहुत कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कह रहा हूं। और मैं आपको बताऊं, मैंने 2004 या 5 से अपनी जर्नी की शुरुआत करी थी। मैंने मार्केट में लोअर सर्किट और अपर सर्किट लगते हुए देखे हैं। मैंने सरकारों को बदलते हुए देखा है, सरकारों को रिपीट होते हुए देखा है। और मैं ये बात कह सकता हूं कि अगर अच्छी कंपनी में आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो यकीन मानिए आपको लॉस नहीं होगा, आप जरूर कमाएंगे। सिर्फ अपना होरिजन रखिए। इन्वेस्टमेंट के लिए आप डिटेल चेक करिए मेरी वीडियो में, बहुत लंबी डिटेल है, 3 दिन की, 3 घंटे की, ऑलमोस्ट 1.5 घंटे की एक दिन की है, तो वो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। लेकिन कुल मिला के मैं कहना चाहता हूं कि एक कंपनी है जो ग्रो कर रही है, मान लो अगर उसकी ग्रोथ 5%, 7% और 8% की है, से हम मान ले 15% की ग्रोथ है एक कंपनी की, और आप देखते हो कि सरकार बदल गई, मतलब सो कॉल्ड इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली सरकार से कोई ऐसी सरकार आ गई जो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कोई बहुत अच्छा, तो आप ये बात समझ के चलो कि वो 15% से ग्रोथ घट के 0 नहीं आ जानी है। वो ग्रोथ फिर भी 15% नहीं रहेगी तो 10% रहेगी, तो 12% रहेगी। और वो सिर्फ एक कंपनी के लिए नहीं होगा, वो सारी कंपनी के लिए होगा। तो अल्टीमेटली आपने अगर अच्छी कंपनी चुनी है तो आपकी कंपनी फिर भी अलग रहेगी। अच्छी कंपनी कैसे चुनते हैं, इसके लिए आपको देखो फंडामेंटल की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। मैं ये बात बार बार कहता हूं, बार बार कहता हूं। शायद आप में से कुछ लोग इरिटेट होते होंगे कि मैं इतना एम्फेसाइज फंडामेंटल पे क्यों करता हूं। ये सब जो एक टेक्निकल का माहौल बनाया गया है ना, बेसिकली ये आई वॉश है। टेक्निकल इज प्राइस एक्शन है। टेक्निकल के पीछे कोई मतलब कंपनी क्या कर रही है, क्यों कर रही है, कैसे कर रही है, सब काम नहीं करता। टेक्निकल में सिर्फ 2 चीजें काम करती हैं। एक काम करता है कितने लोग खरीद रहे हैं और किस पैसे पे खरीद रहे हैं, ठीक है। अब वो नंबर गेम है, आप इस बात को समझिए। आपको नंबर गेम में नहीं पड़ना है। नंबर गेम इज गुड फॉर शॉर्ट टर्म, टेक्निकल इज गुड फॉर शॉर्ट टर्म से मैंने लिया, या टेक्निकल इज गुड फॉर टेक्निकल इज गुड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइस, कि किस प्राइस पे मुझे एंटर करना है। लेकिन टेक्निकल इस बेसिस पे किसी कंपनी में सिर्फ टेक्निकल की बेसिस पे घुसना, सॉरी, ये एक गलत डिसीजन है। अगर कोई भी कर रहा है तो आई डोंट एग्री। मेरी फिलॉसफी तो कम से कम यही कहती है, आप कंपनी के बिजनेस पे इन्वेस्ट करो, ट्रस्ट मी आपको कभी लॉस होगा ही नहीं। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो देखो चलता है, 19-20 तो चलता है। अच्छी अच्छी कंपनी भी बंद हो जाती है। कल की वो कंपनी जिनको मैंने खुद ब्लू चिप में ट्रेड किया है, वो आज कंपनी पैनी बन गई और खत्म हो गई। तो ये एक साइकिल है जो चलता रहता है। 1000 कंपनी आती हैं, उसमें से 100-150 कंपनी बंद हो जाती हैं, बाकी कंपनी ब्लू चिप बन जाती है, कुछ कंपनी मिड कैप बन जाती है, कुछ कंपनी माइक्रो कैप बन जाती है। ये चलता रहता है साइकिल। हमारा जो काम है वो ये है, अच्छी कंपनी को आइडेंटिफाई करना और अच्छी कंपनी में लंबे टाइम तक इन्वेस्टमेंट रहना। तो अभी क्या करना है,
क्वेश्चन ये है कि ये तो सब ज्ञान हो गया, अभी क्या करना है? तो भाई अभी ये करना है कि आपको अपनी कंपनी के रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे अभी अप्रैल ऑनवर्ड्स। तो जो मैंने एक्सपीरियंस किया है अपनी दूसरी वीडियोस में, मल्टीबैगर वाली में, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में मैं मल्टीबैगर के हिसाब से ही बात करता हूं, तो उसमें आपको ये देखना है कि भाई रिजल्ट कैसे आ रहे हैं, क्यू ओ क्यू कैसे आ रहे हैं, वाई ओ वाई कैसे आ रहे हैं, अगर आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आपकी स्टोरी क्या है, आपकी स्टोरी अगर अच्छी है, जो आपने डिसाइड करी थी वो आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से चल रही है। अगर आपने मान लो डेट रिडक्शन की स्टोरी थी, तो डेट रिडक्शन की स्टोरी तो चलती रहेगी भाई, अगर उसने डेट कम किया है तो आगे भी कम करेगा तो बढ़िया है। या मान लो किसी कंपनी ने अपना कैपेसिटी एक्सपेंशन किया था, तो मान लो वो पहले 100 प्रोडक्ट बना रहे थे, आज वो प्लान कर रहे थे 150, अब वो 150 बना रहे हैं, तो जाहिर सी बात है सेल तो बढ़ेगी। तो उस तरीके के डिसीजन अगर हो रहे हैं तो फिर आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट अगर कल कोई कंपनी 100 रुपए पे मिल रही थी और उस कंपनी की ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट है और आज वो कंपनी 80 रुपए पे मिल रही है, इट मीन्स यू आर इन अ बेटर पोजीशन, आपको अच्छा प्राइस मिल रहा है, आप उसको ले सकते हो। ठीक है, तो ये दो चीजें हैं। पहली बात तो ये कि अगर आप मैच्योर इन्वेस्टर हैं तो आपको घबराना नहीं चाहिए, छोटी मोटी इवेंट तो आती जाती रहती हैं, ये एक साइकिल है जो वैल्यूएशन जस्टिफाई करता है, जो मार्केट में बबल बनता है, या बहुत सारे ऐसे लोग आ जाते हैं जो रातों रात वाले होते हैं, वो अमीर बनना चाहते हैं, पेनी को दौड़ाते हैं, छोटी छोटी कंपनी में घुस जाते हैं, वो सब बाहर होते हैं इस तरीके की। मतलब ये एक तरीके की छन्नी है जो लगती है शेयर मार्केट में, और फिर अच्छे अच्छे गेहूं रह जाते हैं और नीचे का जो कचरा है वो शेयर मार्केट से बाहर हो जाता है। फिर वो कचरा सारी जगह पे ये प्रोपेगेंडा करता हुआ घूमता है कि शेयर मार्केट जो है वो सट्टा मार्केट है, इसमें कुछ नहीं लगाना चाहिए, जबकि रीजन ये है कि भाई उन्होंने कभी पढ़ाई करी नहीं थी, उन्होंने कभी फंडामेंटल के बारे में सोचा ही नहीं था। सो दैट इज द प्रॉब्लम। नाउ आई बिलीव यू वुड रियलाइज कि मैं जो बात करता हूं फंडामेंटल की करता हूं, क्यों करता हूं बार बार, और इंशाल्लाह आपको इससे हेल्प मिलेगी। हमारी जो लर्निंग की जर्नी है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने चाहा तो चलती रहेगी। रमजान का वक्त है, आप लोग मेरे लिए दुआ करिए, खुसूसी तौर से मेरी बहन के लिए, मेरे वालिदैन के लिए दुआ करिए। हमारे एक बहुत करीबी हैं डॉक्टर नईम साहब, उनके वालिद साहब का इंतकाल हुआ है, उनके लिए दुआ करिए। मेरी एक और दोस्त है, उसके वालिद साहब का इंतकाल हुआ है आज ही, उनके लिए दुआ करिए। और मेरे लिए खुसूसी तौर से दुआ करिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे दुनिया व आखिरत में जज़ाए खैर दे, और मेरे एफर्ट को जो है अल्लाह ताला कबूल करे। और इंशाल्लाह इसके साथ फिर अगली वीडियो में मुलाकात होगी। और कोई क्वेश्चन, अगर आपका कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो आप मुझे एक कमेंट करिए, मैं इंशाल्लाह जरूर जवाब दूंगा, मैं सबको जवाब देता हूं। तो शुक्रिया बहुत बहुत, जज़ाकल्लाह, और अल्लाह हाफिज।